नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ज्योग्राफी की इस क्लास में आज हम देखेंगे विंध्य श्रेणी, नर्मदा घाटी और भांडेर पन्ना रिवर का पठार। तो देखिए, इसका जो विस्तार है वो गुजरात के जोबाट से लेके सासाराम तक। ठीक है, तो विंध्य श्रेणी का ये देखिए, ये गुजरात वाला हिस्सा है और गुजरात के जोबाट से लेके सासाराम बिहार तक। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 1200 किलोमीटर लंबी है। लंबाई लगभग कितनी है? 1200 किलोमीटर तक। और ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि बहुत पुराने वलित पर्वत है। और औसतन ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर से 650 मीटर तक। जैसे मान लीजिए यहाँ ये नीचे तलहटी पे 500 मीटर, कहीं कहीं पे 600 मीटर और कहीं कहीं पे 50 मीटर, 500 मीटर तलहटी पे। ठीक है, सर्वोच्च शिखर है गुडविल पीक, यानी कि सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर क्या है? इसका सर्वोच्च शिखर है 775 मीटर ऊंचा। अब विंध्य पूरब में नई शाखाओं में विभक्त हो जाता है। ठीक है, ये विंध्य है, मान लीजिए ये गुजरात से यहाँ से विंध्य गया और यहाँ पे अलग अलग शाखाओं में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। ठीक है, जैसे ये विंध्य है तो ये आगे जाके पन्ना के पहाड़ों में, कैमूर की पहाड़ियों में, पारसनाथ की पहाड़ियों में और सोनपार पहाड़ियों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये नीचे मालवा का पठार है, नीचे मालवा का पठार है। फिर थोड़ा सा आगे गए तो ये विंध्याचल आया और ये विंध्य पर्वत और नीचे नर्मदा घाटी है। ठीक है, इसको सही से यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर जाएंगे तो सबसे पहले मालवा का पठार आएगा, फिर ऊपर विंध्याचल श्रेणी, फिर विंध्य श्रेणी और नीचे ये क्या बनाते हैं? गॉर्जेस बनाते हैं। ठीक है, गार्ज बनाते हैं जिसमें आपकी नर्मदा नदी बहती है, यानी कि इन पर्वतों को काट के ये नदियाँ इनके बीच से बहती हैं। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी हो गई। फिर उसके बाद सतपुड़ा रेंज आती है, इसके बीच में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। फिर सतमाला और फिर दक्कन का पठार। ठीक है, तो विंध्य के उत्तर में विंध्याचल पठार है जो आगे मालवा से जाके जुड़ा है। अब देखिए, एक रफली डायग्राम बना लेते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये मध्य प्रदेश का आपका मैप है। ठीक है, तो ये इधर किनारे राजस्थान, इस तरफ आपका गुजरात है और इस तरफ महाराष्ट्र है और इधर आपका छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसके मैप को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इधर मालवा का पठार है, एमपी वाले हिस्से में, एमपी से ऊपर को मालवा का पठार है। फिर भांडेर का पठार है और ये पन्ना एवं रीवा का पठार है। और नीचे कैमूर की क्या है? पहाड़ियाँ हैं। और ये छत्तीसगढ़ से आपका मैकाल पर्वत निकला है ना। ये सतपुड़ा रेंज है और सतपुड़ा रेंज जो है, सतपुड़ा और विंध्याचल के रेंज के बीच से नर्मदा घाटी निकलती है और सतपुड़ा के नीचे आपकी कौन सी? ताप्ती नदी है ना। तो विंध्याचल और सतपुड़ा को कौन सी नदी काटती है? नर्मदा नदी अलग करती है। तो विंध्य एक क्या है? जल विभाजक श्रेणी भी है और इसके उत्तर में जाने वाली नदियाँ गंगा घाटी में जाती हैं, नर्मदा ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं, गोदावरी महानदी आदि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो ये ताप्ती और नर्मदा जो है आके यहाँ कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती हैं, जबकि बाकी सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। अब देखिए, इसका अपवहन तंत्र को ज़रा देख लें तो ये अरावली श्रेणी है इधर, है ना। और इधर आइए, ये यहाँ उत्तराखंड से गंगा बह के आ रही है और ये यमुना आ रही है। यमुना में आपकी यहाँ से एक जानपावा पर्वत है, यहाँ से निकलती आपकी चंबल नदी निकलती है और यमुना में जाके मिलती है। चंबल की एक और सहायक नदी है यहाँ पनास नदी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ नीचे से निकलती है शिप्रा नदी, फिर काली नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी और ये सिंध नदी है। उसके बाद धासन जो है डायरेक्ट यमुना में जाके मिलती है। और फिर उसके बाद है आपकी केन नदी। ठीक, केन नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर पर्वत से। ठीक है, और उसके बाद ये गंगा में जाके मिलती है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। यमुना और गंगा का क्या होता है? संगम होता है। उसके बाद यहाँ बिहार में जब जाते हैं आगे, ये नदी आगे को बढ़ती है गंगा का संयुक्त रूप से,
तो ये सोन नदी मिलके सोन नदी इसमें जाके मिलती है, जो मैकाल पर्वत से निकलती है, अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से मैकाल नदी। ठीक है, और इधर से ही देखिए ये निकलती है आपके नर्मदा नदी। ठीक, उसके बाद देखिए विंध्य का निर्माण जो है अवसादी चट्टानों से हुआ है। विंध्य भूसन्नति से बलित पर्वत हुए हैं, यानी कि भूसन्नति से विंध्य क्या हुआ है, बलित पर्वत हुआ है। अरावली बलित पर्वत प्री कैम्बियम में बना था, जो सबसे पुराना पर्वत है। विंध्य पर्वत बलि पर्वत है और अरावली के बाद बना है। विंध्य पर्वत अवशिष्ट पर्वत भी है। अधात्विक खनिज जो है विंध्य श्रेणी में मिलते हैं। बालूका पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट। ठीक है, तो संगमरमर का उदाहरण है हमारा ताजमहल, है ना, भवन। और कमेंट करके बताइए कि बालूका पत्थर और चूना पत्थर और क्वार्ट्जाइट पत्थरों से कौन सी इमारत बनी है। प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। भवन निर्माण सामग्री यहाँ क्या होती है, पाई जाती है। सीमेंट, चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला बनाया जाता है। नर्मदा जो घाटी है वो कैसी है, भ्रंश घाटी। अब देखिए ये विंध्य श्रेणियाँ हैं और ये सतपुरा श्रेणी है। तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आ रही हैं, तो क्योंकि जो दोनों साइड से पर्वत है और नीचे जो है वो पथरीला क्षेत्र है, तो यहाँ पे पानी जो है भूमिगत पानी यहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो अब पानी को रोकने के लिए सरकार ने क्या करा है, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे डैम बनाने की योजना यहाँ पे चलाई जा रही है ना। यहाँ की मुख्य फसलें जो हैं वो क्या हैं, गन्ना, तिलहन, दलहन, तंबाकू आदि जो है मुख्य फसलें हैं। नर्मदा नदी पे जो है डैम बनाए गए हैं। देखिए ये नर्मदा नदी है। ठीक है, तो नर्मदा नदी पे आपका पहला जो डैम बनाया गया है वो सरदार सरोवर बांध। ठीक, और ये इसको नर्मदा नहर भी कहते हैं। और उसके बाद बनाया गया है महेश्वर बांध, नर्मदा सागर बांध और इंदिरा सागर बांध, उसके बाद बरगी बांध। ठीक है, तो नर्मदा पे कितने बांध बनाए गए हैं, टोटल 5 बांध बनाए गए हैं। और ये जो बांध हैं वो संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की ज़रूरतों को ये क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, उसके अलावा महाराष्ट्र में भी इन डैम से क्या होता है, बिजली की सप्लाई होती है। गुजरात सरकार ने नर्मदा नहर पर गुजरात सरकार जो है नर्मदा नहर पर क्या बना रहा है, बिजली बना रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या कर रहा है, उन्होंने इन बांधों के बीच में सोलर पैनल लगा दिए हैं, जिससे क्या करता है, बिजली की कमी को भी ये पूरा कर रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।